आदाब, मेरा नाम है मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुंसिफ। इस वक्त हैदराबाद बड़ा चर्चा में है और चर्चा में होने की कई वजह हैं। लगातार पीएम का 2 दिन का एक दौरा रहता है तेलंगाना में और तेलंगाना के सीएम उनसे मिलते हैं और बड़े भाई के बारे में बात करते हैं कि केंद्र को बड़े भाई का रोल निभाना चाहिए। फिर दूसरे प्रोग्राम में सीएम जाते हैं और वहाँ पर वो एआईएमआईएम का बड़ा भाई बनने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं एआईएमआईएम को भी अपनी एक विकास की राजनीति की एक अलग जो वो लॉ जलाए हुए हैं उसमें शामिल करने की वो बात करते हैं। तो और ऊपर से अभी जहां पे बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था तो कांग्रेस ने भी 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। साथ में बीएसपी और बीआरएस ने अलायंस किया है। हालांकि अगर विधानसभा चुनाव की बात करें हम तेलंगाना की तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी बयानबाजी कर रही थी, लेकिन ये भी कुछ नया देखने को मिला है। इन्हीं को मिलाकर और कई मुद्दों पर लगा होगी आज के बेबाक मुंसिफ के सेट पर चर्चा। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर श्रीनिवास साहब हमारे साथ हैं। आपका इस्तकबाल है श्रीनिवास साहब। और शुजात अली सूफी साहब हैं हमारे साथ में, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, और आपका भी इस्तकबाल है शुजात साहब। और सलाउद्दीन लोधी साहब हैं हमारे पास, बीआरएस के लीडर हैं, बीआरएस के सीनियर लीडर हैं, चारमीनार सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। आपका भी इस्तकबाल है। और जल्दी ही हमारे साथ बीएसपी के प्रवक्ता भी जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुजात साहब के पास जाना चाहूँगा। शुजात साहब, ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है सीएम के रुख में आजकल। सीएम कहते थे कि कभी कहीं ना कहीं एआईएम पे बहुत ज़्यादा हमलावर रहते थे चुनाव के दौरान, लेकिन अब चुनाव के बाद जो है उनका एक अलग रुख देखने को मिल रहा है। वो पीएम मोदी से मिलते हैं तो पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, पीएम मोदी के गुजरात मॉडल की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि केंद्र को जो है और जो प्रधानमंत्री हैं उनको बड़े भाई की तरह रोल अदा करना चाहिए। इधर एआईएमआईएम से मिलते हैं तो वो एआईएमआईएम के लिए भी एक बड़ा दिल दिखाते हैं। कैसे देखेंगे इसको सब? अरे बहुत ही सिंपल बात है भाई। प्राइम मिनिस्टर जो है, चाहे उनकी जो वो है क्या कहते हैं, उनका जो नजरिया है, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो अपनी जगह पर है, लेकिन वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और चीफ मिनिस्टर जो है तेलंगाना के, उनको बड़ा भाई कहते हैं, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोई इशू भी नहीं है, एक रेस्पेक्ट होता है, एक मोहब्बत का इजहार होता है प्राइम मिनिस्टर से, तो इसमें कोई बात नहीं है। जहां तक सियासी हमारी सोच का सवाल है, वो हमारे दुश्मन नंबर 1 हैं। आइडियोलॉजी के बारे में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते उनके साथ, और हमारा जो नजरिया है, हमारी जो फीलिंग्स हैं मुल्क को आगे बढ़ाने की, वो सेपरेट है, उसको हम मेंटेन करते हुए चलेंगे। और रहा सवाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, तो वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनसे भी हमारे ताल्लुकात कभी खराब नहीं रहे हैं। सियासी तौर पे हमने जंग लड़ी है, जब सियासत की जंग खत्म हो जाती है तो नॉर्मल सी आ जाती है, और नॉर्मल सी में फिर जंग करना और या जंगी बातें करना मैं समझता हूं कि जंगलीपन होगा। लेकिन यही जब मौका था जब बीआरएस जो है वो एआईएमआईएम का बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहा था, आप मामू भांजे की बातें कर रहे थे, आपकी तरफ से भी काफी कुछ कहा गया, फिर उसको किस तरह से देखेंगे सारे सिनेरियो का? आप वही अब कांग्रेस कर रही है, क्या वाकई बिना एआईएमआईएम को लेकर तेलंगाना की राजनीति संभव नहीं है? क्या ये डर सता रहा है कांग्रेस को? देखिए, जहाँ तक सवाल कांग्रेस का है, हमें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मजबूत, सेहतमंद और बहुत ही शानदार विरसे के मालिक हैं। हमारी सियासत बिल्कुल जो है वाज़ेह है, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। हम जो है मदद की बात इसलिए भी नहीं करते कि हमारी जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी में ये लोग नहीं आते, चाहे वो बीजेपी हो या मजलिस हो। हमारी आइडियोलॉजी इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये हमारे साथ नहीं हो सकते। फिर मजबूरी क्या है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। क्या मजबूरी कहाँ है, कैसी मजबूरी? नहीं, अब एक प्लेटफॉर्म पे जब आते हैं तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को सीएम साहब अपने दोस्त बताते हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब के कहते हैं कि वो सिर्फ तेलंगाना हैदराबाद की नहीं या मुसलमानों की नहीं बल्कि हर धर्म के बारे में बात करते हैं। ये भी तो एक मसला है। नहीं, मसला कुछ भी नहीं है, मसला आप लोग बना रहे हैं। देखिए, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन हमेशा जो है सियासी एतबार से लड़ती है, लेकिन जब हुकूमतें बन जाती हैं तो वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करती हैं। झगड़ा कहाँ से होता है बताइए? ठीक है, इसमें बीजेपी का रुख जान लेते हैं। श्रीनिवास साहब, यही अगर हम बात करते हैं बीआरएस की, तो बीआरएस वही बड़ा भाई का रोल निभा रही थी कभी एआईएमआईएम के लिए, और वही बीआरएस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है केंद्र को बड़ा भाई बता रही थी। अब यही पॉलिटिक्स जो है वो उसी के नक्शे कदम कहीं ना कहीं जो है तेलंगाना के सीएम चलते हुए नजर आ रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब। कैसे देखते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे को पैनलिस्ट जो बीआरएस के
और कांग्रेस को आदाब। अब बड़े मजे की बात है कि जब बीआरएस का जब रूलिंग था तब केसीआर साहब कभी तो उनका वेलकम नहीं किया करते थे, मगर रेवंत रेड्डी साहब ऑल सेड एंड डन वो हमारे आइडियोलॉजिकली डिफरेंट हैं, मगर फेडरल सिस्टम में जब वो सेंटर स्टेट रिलेशंस होता है और उनको मेंटेन करना पड़ता है, उन्होंने वो शिष्टाचार, राजनीतिक शिष्टाचार निभाया। उनको पता भी है कि सेंटर स्टेट अगर साथ में काम करे थोड़े कॉमन ग्राउंड्स पे तो ये प्रदेश का भी भला हो सकता है, थोड़े डेवलपमेंट हो सकता है, जो रुका हुआ है वो चीज भी थोड़े आगे बढ़ सकती है। उनको अब रेवंत रेड्डी जी थोड़ा बहुत तो उन्होंने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया होगा, मैं समझता हूँ, और जिस तरह से वो पब्लिक में जो स्टेटमेंट दिए हैं वो थोड़ा वेलकम हम करते हैं, क्योंकि ये एक हेल्दी पॉलिटिकल सिस्टम बोलते हैं इसको। अब दूसरी रही बात हमारे एमआईएम का जो अभी जुगलबंदी चल रहा है, अभी नया जुगलबंदी, नया इश्क जो मैं कहूँगा कांग्रेस के साथ, और जो रेवंत रेड्डी साहब बोले हैं कि ये भले ये ओल्ड सिटी के नहीं 140 करोड़ के अभी स्टेटमेंट देखा, जी बिल्कुल 140 करोड़ के रहनुमा है। हाँ। अब मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूँ जी। वो एक तीर से दो निशाने मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बीआरएस से दूर आके कांग्रेस से हाथ मिलाए, और दूसरा ओवैसी साहब का उनका एमआईएम का एक ऐलान था कि वो अब हैदराबाद के बाहर और ज्यादा स्टेट्स में इलेक्शन लड़ने वाले हैं। वो घंटी तो बजेगा इंडिया अलायंस के दिमाग में, क्योंकि सबसे पहले जो कांग्रेस और इनका जो तू मैं जो होता था, ये उनको वोट कटुआ बोलते हैं। वोट काटो मशीन जो है हर जगह पे जाके वो एनालिसिस करते थे, सो कॉल्ड एनालिसिस कांग्रेस का। वो आई डोंट नो विच एनालिसिस को, पर वो सबसे बड़ा दुश्मन ये बोलते हैं कि भाई सेक्युलर पार्टी साथ में आए, आप क्यों हमारे खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करते हैं। मैं इस एंगल से देखता हूँ ये एक तीर से दो निशाने मारने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है लेकिन इंडिया अलायंस में तो फिर भी नहीं शामिल होने वाले हैं, मगर ये लगता है ऊपर से कुछ आदेश आया होगा, इनको जरा संभालिए। चलिए ठीक है। मैं सलाउद्दीन लोधी साहब आपके पास आऊंगा। जब इलेक्शन में हम लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे, तो अगर हम एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की बात करें, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, वो आईपीएस अधिकारी साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बीआरएस के हराने की वजह से जो है एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे हराने की वजह से उसका सारी चीजें बनती हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि आप जो है गठबंधन कर लेते हैं। क्या थर्ड अलायंस बनाने की वाकई जो है बीआरएस ने कोशिश की है क्या? ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि बीआरएस पार्टी किसी भी गठबंधन में नहीं है, और जितने भी बातें अभी आपके ज़रिए हुई हैं, ये सब बातें किसका किससे अलायंस है, कौन किसका बड़ा भाई है, कौन किसका छोटा भाई है, ये तमाम चीज़ों के हक़ाइक़ उस वक्त सामने आएंगे जब पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 का हो जाएगा और इसके रिजल्ट आ जाएंगे। उस वक्त ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, रियल में भाई है या सौतेला भाई है, तमाम हालात रिजल्ट के बाद आने वाले हैं। अभी तो ये इलेक्शन से पहले ये उबाल आना ज़रूरी है, तो ये वही उबाल है, ये और कुछ भी नहीं है। और ये रही बीएसपी के साथ हमारी जो बातचीत, बेशक इलेक्शन से पहले उनका हमारा जो है बातचीत नहीं हुई, तलखियाँ थी आपस में। अब ये हालात सियासत के अंदर कब बदलते क्या है पता नहीं। अब अलायंस हो चुका है तो जाहिर बात है अब मिलके करेंगे जो भी करना है, और ये फायदा होगा इस इत्तेहाद से आपको, क्योंकि बीएसपी का बहुत ज्यादा वोट शेयर नहीं था विधानसभा चुनाव में। यहाँ पर वोट शेयर नहीं है, हाँ। लेकिन जैसा अभी जो स्कीम दलितों की थी तेलंगाना के अंदर, वो सारे सीएम साहब ने पूरे खत्म कर दिए। मौजूदा सीएम की बात बता जी। तो दलित इस वक्त जो है परेशानी की हालत में सियासी एतबार से, तो इसलिए ये अम्बेडकरवादी पार्टी है, इसलिए क्योंकि सारे हिंदुस्तान में अंबेडकर भवन हम ही बनाए, सो सेक्रेटरीट का नाम भी उसी का ही रखे बीआरएस पार्टी ने, तो इसलिए इनसे अलायंस हो गया हमारा। जाहिर बात है दोनों को फायदा होगा उसका। हाँ, नुकसान भले ही थोड़ा फायदा होगा मगर नुकसान ज्यादा दूसरों को होगा, ये बात की गारंटी देता हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आपकी लिस्ट आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको उम्मीदवार तक भी नहीं मिल रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। हमारे पास कंपटीशन चल रहा है, हाँ। उम्मीदवार बराबर है। अब इसको क्या कहेंगे, मेरे दोस्त अगर
शांति से सुने बात हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर दूसरे पार्टियों के उम्मीदवारों को टिकट दे दिया गया ठीक है। दूसरी पार्टी से जो आए हुए हैं। बीआरएस से कहे ना सीधे सीधे, दूसरी पार्टी का मतलब दूसरी बीआरएस के चाहे जो- इंडिया लेवल पे देखो या रियासत में अपनी ठीक है। तेलंगाना हाँ, स्टेट में देखो हाँ। कि यहाँ के बीआरएस के जो है ना लोग अभी शामिल होते हैं, 2 ही दिन के अंदर उनको टिकट जो है अनाउंस कर देते हैं उनका। तो ये सवाल मैं समझता हूँ श्रीनिवास साहब से अगर ठीक है, मैं आप श्रीनिवास साहब करेंगे, से भी पूछ लेता तो हूं, उन्होंने चलिए। बहुत अच्छा जवाब दिया। अबरार साहब हमारे दुबई से आए हैं, थोड़ा थक के आए हैं, मुझे नहीं पता कि पॉलिटिक्स में अभी वो कितना ज्यादा एक्टिव है, लेकिन सवाल तो अबरार साहब बनता है, कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने भी यहीं पे स्टूडियो में यहीं पे बैठे थे आप, मैं भी यहीं पे बैठा था, आपने भी बीआरएस के लिए बहुत कुछ कहा था और खासकर सिरपुर कागज नगर की सीट को लेकर बहुत ज्यादा हलचल थी। उम्मीद थी कि आपके प्रदेश अध्यक्ष जीत जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुकाबला उस तरह से नहीं रहा जिस तरह से शायद बीएसपी उम्मीद कर रही थी। अब इस गठबंधन में रहकर किस तरह का मुकाबला, क्या और सीट शेयरिंग पे क्या बात हुई है, वो थोड़ा सा समझा दें। सबसे पहले मैं मुंसिफ टीवी के नाजरीन का और मुंसिफ चैनल के तमाम लोगों का मैं मशहूर हूँ। और रही बात आपने कहा कि कागज़ नगर की सीट से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीत जाएंगे, लेकिन हम अपने मकसद में कामयाब रहे। ठीक है। और रही बात वक्त और हालात बदलते हैं, मुस्तकिल जो है ना सियासत में दुश्मनी या दोस्ती नहीं होती, हालात के साथ समझौते होते हैं। ठीक तो है। एक नई उम्मीद के साथ एक नए रास्ते पे हम निकले हैं। तो आज इस वक्त में बीएसपी का बीआरएस का जो अलायंस है वो सिर्फ एक स्टेट की हद तक है। हम ना यूपीए का हिस्सा है ना हम एनडीए का हिस्सा है। अगर यही बीआरएस पार्टी अगर किसी और स्टेट में कंटेस्ट करेगी और वहाँ पे बीएसपी भी कंटेस्ट कर सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम इसको नेशनल अलायंस के तौर पे देख रहे हैं। ठीक है। पर्टिकुलरली तेलंगाना लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर मतलब आप कह रहे हैं कि कोई थर्ड अलायंस बनाने की कोशिश नहीं है बीएसपी या बीआरएस की तरफ से। बीआरएस की तो मैं नहीं, हमारी अपनी वजाहत मैं करूंगा जी कि हमारा कोई थर्ड अलायंस का ना हिस्सा बनने की कोशिश है ना उसकी जो ना इकदाम करने की कोशिश है। मैं भी मायावती का बयान सुन रहा था, जब 2 दिन पहले की ये बात है कि मायावती ने बहुत क्लैरिटी की थी। कहा जा रहा था कि मायावती जो है इंडिया गठबंधन की प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हो सकती हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, इस तरह की बातें आ रही थी। ओपिनियंस तो हमेशा चलते रहेंगे, ख्यासारियां चलते रहेंगे और वक्त के साथ साथ हमेशा फैसले बदलते रहते हैं। तो ये एक पब्लिक जनरल ओपिनियन है, वो खुद अपने आप से तो ये बात नहीं कर रहे, उनके ताल्लुक से ओपिनियंस आ रहे हैं। क्योंकि वो एक क्योंकि हमेशा जो है ना इंडिया अलायंस में एक सवाल रहा कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है, उसको डिक्लेयर किया जाए, हमेशा अपोजिशन की तरफ से सवाल उठा। तो एक राय के तौर पे उसको हो सकता है। तो गठबंधन से लगता है कि फायदा होगा। आपको कितनी सीटें ऑफर की गई हैं बीआरएस की तरफ से? अभी उसकी गुफ्तगू चर्चा जारी है, तो फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन वो हो जाएगा। ठीक है, मैं शुजात सूफी साहब आपके पास एक बार दोबारा आना चाहूँगा। आपकी तरफ से अभी 4 लोकसभा सीटों का ऐलान किया गया, कुछ और सीटों पे क्या ऐलान जल्द ही देख सकते हैं? और क्या वाकई हमने देखा था कि दरकिनार किया गया था, बहुत ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारे गए थे विधानसभा चुनाव में, क्या उम्मीद करें कि कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ उम्मीदवारों को, मुसलमानों को टिकट देगी? और न सिर्फ टिकट देगी, और ये 4 मीनार सीट को लेकर आपके क्या सोचते हैं? क्या वाकई आपका मजलिस बचाओ तहरीक से कुछ गठबंधन की बात चल रही है, या आप ही की तरफ से अपना उम्मीदवार उतारा जाएगा? शुजात सूफी साहब। देखिए, जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है, गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। हम बहुत बड़ी पार्टी हैं, हम जो है लड़ते हैं इलेक्शन, जीतते भी हैं, हारते भी हैं, लेकिन ये कहना कि मजलिस बचाओ तहरीक का उम्मीदवार हमारा मुश्तरका उम्मीदवार होगा, ऐसा कोई जो है फैसला नहीं हुआ है, ऐसी सोच भी नहीं है। ठीक है, नहीं बातें आ रही थी अमजदुल्ला खान को चुनाव लड़ाने की। बातें देखिए, अखबार में कोई भी एक नामा निगार लिख लेता है, कोई न्यूज़ बना लेता है, तो वो जो है वो पार्टी से कोई इसका ताल्लुक नहीं होता। नहीं, इसीलिए यहाँ जो सवाल पूछे जाते हैं वो इसीलिए होते हैं कि भाई अगर कुछ लोगों के दिमाग में कुछ गलतफहमियां या किसी तरह के ख्याल आ रहे हैं तो वो उस चीज़ को क्लियर कर दिया जाए। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे पास ऐसी कोई सोच नहीं है। हाँ। और जहाँ तक हमारा अपना सवाल है, हम बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं पूरे साउथ में, ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि पूरे साउथ में। साउथ के 3-4 रियासतें ऐसी होंगी जहाँ पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, और नॉर्थ में भी हमारा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। हमारे अंदाज़ों के मुताबिक हम कम से कम 320 सीट जीतेंगे और बेहतरीन सरकार बनाएंगे, बेहतरीन प्रोग्राम्स लाएंगे, और ये जो अंधेरा छाया हुआ है बीजेपी की हुकूमत में पिछले 10 साल से,
उस अंधेरे को हम खत्म करेंगे, एक नया सवेरा हम उगाएंगे। ठीक है, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या अभी और मंथन चलेगा, ज्यादा लंबा मंथन चलेगा, या जल्द ही कुछ और सीटों पर उम्मीदवार हमें देखने को मिल जाएंगे? 1 या 2 दिन में पूरे उम्मीदवार सामने आ जाएंगे और पूरा नेशनल पिक्चर भी क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फिर एक जबरदस्त जंग होगी और उस जंग में मैंने कहा कि हम कामयाब होंगे। ठीक है श्रीनिवास साहब, हम बात करें शुजात सूफी साहब की, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 300 प्लस सीटें तो कांग्रेस जो है वो लेकर आ रही है और साउथ में तो अब पूरी तरीके से 2-3 स्टेट में आप अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे, कैसे देखते हैं? वो साउथ में तेलंगाना भी है जहाँ भी आपकी कुछ सीटें हैं, लेकिन शायद इस बार वो कह रहे हैं कि हम जो यहाँ पे हुकूमत में हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुँचेगा। साहब मैं पहले भी बोलता था, अभी भी बोलता हूँ, सोचने में जीएसटी थोड़ी लगता है। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये आपके प्रोग्राम के और आपके माध्यम से मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इंडिया अलायंस तो ऐसा फ्रैक्चर्ड अलायंस है। आप देखिए, ममता बनर्जी ने गूगली बोल कर दिया, अधीर रंजन चौधरी जी के सामने एक क्रिकेटर को यूसुफ पठान साहब जी। अब पठान जी तो सीधा तो ममता बनर्जी हमसे दूर कहाँ हुई है, वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडिया अलायंस है। अब कॉन्टेस्ट करेंगी अकेले, उससे क्या होगा? अब अधीर रंजन जी के सामने अब दूसरा फेंकेगी तो वो आउट ही हो जाएंगे। नहीं अब तो वही होगा। अब देखिए, अब आप देखिए हवाई किले जितने भी बना, वास्तविक अगर आप देखें इनका, चाहे मैं तेलंगाना का ही बोलता हूँ, आज के पेपर में जो छपा मैं वो बोल रहा हूँ। ठीक है, कांग्रेस जो कमेटी है, जो इलेक्शन कमेटी, आज पेपर में आया है जी जी 13 सीटों पे वापस सुनील कोनुगोलू जी को वापस बुलाया, भाई विनेबिलिटी प्रोबेबिलिटी वापस निकालो, क्योंकि उनको डाउट है वो 13 सीटों पे अभी तक वो खुद बना नहीं पाए। अरे भाई, आप तो 400 सीटों की बात करते हैं। हम करके बैठे हैं, हम अर्थमेटिक करके बैठे। पहले अपनी तेलंगाना संभालो, जो सब संभाले हुए हैं, जो बीआरएस से आए हुए हैं, जो बीआरएस से आए हुए हैं, उनको वो सीट नहीं दे रहे। आपके पास 70% लोग कांग्रेस के हैं। देखिए सुबह में वो कांग्रेस में रहता है, शाम में बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, फिर वापस नहीं। ये सवाल तो श्रीनिवास साहब आपसे भी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बीआरएस से आए हुए लोगों को टिकट नहीं दे रहे, आपने तो दिए। देखिए, एक बात बताते हैं, विनेबिलिटी प्रोबेबिलिटी विनेबिलिटी और आपका जो मैथमेटिक्स होता है और आपका जो कनेक्ट होता है, ठीक है, वो सब देखते हैं। और जो मतलब अगर आपको लग रहा है कि कोई जीतने वाला दूसरी पार्टी में है तो उसे अपनी पार्टी में ले आएंगे। नहीं, वो तो हम थोड़ी पकड़ के ला रहे हैं, हम थोड़ी पकड़ के ला रहे हैं। अगर खुद ही पकड़ के रहे तो आते कहां से वो लोग? कुछ तो डील होती होगी ना श्रीनिवास साहब, कुछ तो डील होती होगी। प्रेशर होता है, ईडी का प्रेशर होता है, सीबीआई का प्रेशर होता है। वही ग्रामोफोन रिकॉर्ड जो एक जगह पे अटकता है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड जो एक जगह पे अटकता है। आपके महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो जो शरद पवार के जो भतीजे हैं वो जेल में जाकर चक्की पीसिंग और वो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। आपने कहा ना भाई, हमने तो नहीं कहा। आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ये कहा कि नहीं कहा, ये कहा है नहीं, रिटॉर्डिंग नहीं, ये सच्चाई है या नहीं? इनकी तरफ से भी बहुत सारे हैं, इनके तरफ से भी बहुत सारे हैं। नहीं ठीक है, आप श्रीनिवास साहब, अमित शाह का यह बयान था नीतीश कुमार के ताल्लुक से, इनके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद है और उसने कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। देखिए, ये क्या गठजोड़ है? नहीं, लेकिन देखिए श्रीनिवास साहब, मैं सवाल पे आता हूँ, मेरा सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मान लीजिए कि मुझे किसी पार्टी में जाना है, जब तक मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगा, जब तक मुझे एश्योरेंस ना मिल जाए कि भाई हाँ ठीक है मुझे वहां पर टिकट मिलने वाला है या कोई है। बहुत सारे आईपीएस आ रहे हैं, हाई कोर्ट के जज तक आ रहे हैं आपकी पार्टी में शामिल होने, कुछ तो एश्योरेंस दिया जाएगा। पॉलिटिक्स इज ऑलवेज, मैं बताता हूँ, ऑलवेज नेगोशिएशन होता है, हर जगह पे होता है। अभी आपने कहा कि नहीं होता। कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास आ रहे हैं, हाँ ये बोलते हैं ईडी का बोलते हैं, वो गलत है, सरासर गलत है, देख लो, वो सरासर गलत है, वो सरासर गलत है। ईडी का आईटी का ईडी के बगैर भी आप तहकीकात कर सकते हैं, सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। चलिए, तो आपके क्या मानते हैं वो क्लियर कर दीजिए। मैं जो बोलता हूँ वो सरासर, देखिए पॉलिटिकल नेगोशिएशन हर जगह पे होते हैं, ठीक है, चलिए हर पार्टी में मान लेते हैं ऑन द फेस वैल्यू, ठीक है। और जब पॉलिटिकल नेगोशिएशन आपके एक जगह पे एक मिनट जब आके एक जगह पे आके पॉलिटिकल नेगोशिएशन खत्म होता है तो पार्टी वो ज्वाइन करते हैं, टेक इट फॉर एनी कैंडिडेट।
हकीकत है। मतलब मानते हैं ना कि जो आपके दूसरी पार्टी से आ रहा है, यानी कि आपके पास वहां पर उतना मजबूत उम्मीदवार नहीं था, जिसकी वजह से आप आते उसको टिकट दे रहे हैं। हाँ, पॉलिटिकल निगोशिएशन की बात कर रहे हैं। हर चीज का हर 360 डिग्री एंगल पे 360 डिग्री एनालाइज करके तभी डिसीजन लिया जाता है। कोई आंख बन के एक सेकंड में तो नहीं लेगा ना। ठीक है, एक सेकंड में ही हो रहे हैं पूरे से डिसीजंस। नहीं, लेकिन दो दिन पहले कोई आता है और 2 दिन पहले उनका टिकट कंफर्म हो जाता है। कुछ तो बात, कितने दिनों पहले क्या बात हुई किसको क्या पता। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत दिन पहले से निगोशिएशन चल रहा है। मैं भी वही बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल नेगोशिएशंस हर जगह पे होते हैं। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा। ठीक है, हर जगह पे होते हैं भाई, बीट कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस में। अब आपके इनके फॉर्मर मेयर बीआरएस के अब कांग्रेस में आए हैं, मगर उनको टिकट नहीं मिल रहा। वो कांग्रेस के थे। ठीक है, कांग्रेस के थे, बीआरएस में गए, फिर कांग्रेस में आ गए। नहीं, लेकिन अब सवाल तो बीआरएस के लिए भी उठता है, क्या कुनबा नहीं संभाल पा रहे हैं आप अपना? जो लगातार जो है आपके बड़े लीडर जो हैं वो जा रहे हैं, क्या वाकई बीआरएस की तरफ से या बड़े लीडरों की तरफ से कोई बात करने की कोशिश नहीं की जा रही? क्या लगातार कांग्रेस बीजेपी में आपके बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, ऐसे तो आपके लिए संकट पैदा हो जाएगा। देखिए, सियासत में ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, आप सियासत के अंदर इलेक्शन से पहले कई वफादारियां तब्दील हो जाती हैं। यहाँ पर मिनिस्टर रहता है, वो कोई और पार्टी में चले जाता है, एमपी रहता है, वो कोई और पार्टी में, एमएलए रहता है कोई और पार्टी में। सियासत के अंदर मफाद परस्ती एक अहम चीज है। इसी की वजह से ये सब तब्दीलियां होते रहते हैं। ठीक है, ये और कोई पार्टी हाईकमांड जो है ये नहीं कहता कि तुम छोड़ के पार्टी चले जाओ। ठीक है, सियासी वफादारियां बदल जाती है, क्या मालूम होता क्या उसके बारे में। और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के जाने से पार्टी बंद नहीं हो जाती, पार्टी बराबर चलते रहती और चलेगी भी, और नए लोगों को चांस मिलेगा और मजबूत होगी। ठीक है, मैं अबरार साहब आपके पास आ जाता हूँ। अबरार साहब, देखिए, बेशक है कि आप भी जो हैं कहीं ना कहीं अंबेडकर की बात करते रहे हैं, और बीआरएस की तरफ से भी इसको काफ़ी वो करने की कोशिश की गई थी। क्या वाकई अब 2 अंबेडकरवादी पार्टी मिलके जो विधानसभा चुनाव में नहीं कर सकी, लोकसभा में बीजेपी और कांग्रेस को वो टक्कर दे पाएंगी? क्या लगता है? देखिए, अम्बेडकर की बात करना सिर्फ ये बहुजन समाज पार्टी की या बीएसपी की बात नहीं है। अम्बेडकर की जो खिदमात हैं, उन्होंने इस मुल्क का जो दस्तूर बनाया है, और तमाम लोग उसी दस्तूर को नाफिज करते हैं, उसी दस्तूर पे चलते हैं, और उसी दस्तूर की जो है ना शपथ लेकर के अपने असेंबली में एमएलए एमपी रहते हैं। और तमाम लोग अम्बेडकर साहब से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुस्तफिद है, इसलिए तमाम लोग अम्बेडकर की जो ना फॉलोशिप है। और रही बात अब हम कैसा आगे बढ़ते हैं, तो अभी इलेक्शन के मूवमेंट में अब जो ग्राउंड वर्क में काफ़ी हद तक काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर आर.एस. परवीन की जब हम बात करें, वो अपने आईपीएस के ओहदे से अपना रिज़ाइन देते हैं। रिज़ाइन देने के बाद में वो कहीं ना कहीं बीआरएस के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, और बीआरएस की नीतियों से नाराज होकर ही शायद उन्होंने अपना रिजाइन भी दिया था। अब फिर वो बीएसपी में का गठबंधन करना क्या वाकई कुछ अलग नहीं लगता? देखिए, एक बात बोलता हूँ जी, एक होता है रूलर और जो रोलिंग गवर्नमेंट होती है, रोलिंग गवर्नमेंट की ही उससे सवाल किया था डेमोक्रेसी में। जो एम्पायर है, जो रोलर है डेमोक्रेसी में, उसी से सवाल किया जाता है। और जब कोई आदमी, हर आदमी को, हर शहरी को हक है कि वो अपनी हुकूमत से अपने सवाल करे। और ये बात काफ़ी कमज़ोर रही कि खुद बीआरएस पार्टी जो है ना, अपोजिशन जैसे कांग्रेस जैसी एक जमात को बिल्कुल खाली कर दिया था, अपोजिशन से बिल्कुल अपोजिशन को बहुत कमज़ोर कर दिया था। और बहुत हद तक कांग्रेस की जो बॉडी थी वो अपने आप को सवाल करने में बहुत पीछे रही, वो सही तरीके से रूलिंग गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर सकी। अब एक ऑफिसर थे, ये 26 साल अपना कैरियर इनके पास था, इनके पास कई कंटेंट थे, इन्होंने उन तमाम खामियों पे सवाल उठाया और सवाल उठाते रहे, क्योंकि मौजूदा हुकूमत से सवाल उठाए। जैसे ही अभी 3 महीने 4 महीने का वक्त हो गया, मौजूदा कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पे भी सवाल उठा रहे हैं कि देखिए, एक होता है रूलर, एक होता है अपोजिशन, तो हम अपोजिशन में हैं सियासी। लेकिन अगर अपोजिशन में कांग्रेस वाकई इतनी कमजोर होती तो क्या सरकार बनाने में कामयाब हो जाती? देखिए, कमजोर होना एक अलग चीज है, सरकार बनना एक अलग चीज है। आप दोनों चीजों को मैच मत कीजिए। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जिस तरह टीआरएस पार्टी के मुखालिफत में जो लहर चलाई, तो वो बेशक वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुए, लेकिन रूलर को जो है ना शिकस्त होनी पड़ी। उसका फायदा किसी और जमात को पहुंचा, कांग्रेस को पहुंचा, किसी को भी पहुंच सकता है, किसी को पहुंचा अगर बीएसपी को नहीं पहुंचा तो। लेकिन उसमें आर.एस. परवीन कुमार की, बहुजन समाज पार्टी की कोशिशें थी
आज फिर से रिकनेक्ट हुए, रिकोलाबरेशन होते, तो गलतियों को दूर करने के बाद में नई शुरुआत हो सकती है। वही शुरुआत की कोशिश हो रही है। और इससे अब क्या बीएसपी को क्या फायदा होगा, क्योंकि बीएसपी अभी तो तेलंगाना में उतने देखिए, अब बीएसपी अभी तेलंगाना में या फ्यूचर तेलंगाना में ऐसा नहीं है, एक नेशनल पार्टी है, इस मुल्क की जो है तीसरी बड़ी जमात है, और सिलसिलेवारी आगे बढ़ रही है, बढ़ते रहेंगी। ठीक है, शुजात सूफी साहब, जी। क्या वाकई बीएसपी ने जो मोर्चा खोला था बीआरएस के खिलाफ बकौल हमारे अबरार हुसैन आज़ाद साहब, तो क्या उसका फायदा वाकई आपको हुआ लोकसभा इसमें विधानसभा चुनाव में? देखिए हम लोग जो है, और अपोजिशन में क्या वाकई इतने कमजोर थे आपके, वाकई बीआरएस सरकार से आप सवाल नहीं पूछ पा रहे थे? नहीं, कमज़ोर नहीं थे। देखिए क्या होता है सियासत में, जब डिफेक्शन हो जाता है तो मोरल जो होता है वो नीचे आ जाता है। तो ये तकरीबन पार्टियों के साथ हुआ है। ठीक है, तारीख गवाह है कि इस तरह के वाक़यात हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं माजी में। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। कांग्रेस पार्टी मुत्तहिद थी, अंडर करेंट था, फिर इलेक्शन हुआ और कांग्रेस पार्टी ने इस इलेक्शन पर फतह पाई और एकदम 20% वोट इनका बढ़ा, हमारा बढ़ा। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। लोग अवाम किसके साथ होते हैं, कब साथ आते हैं, वो बहुत अहम है। जैसे इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस का कई सारे उससे गठबंधन हो रहा है, क्या तेलंगाना में भी इस तरह का कांग्रेस से कोई गठबंधन देखने को मिलेगा किसी पार्टी से? अभी तो कोई पार्टी है ही नहीं यहाँ पे तेलंगाना में। कौन सी पार्टी है जिससे गठबंधन होगा? नहीं, जैसे अभी हम देख रहे थे कि टीडीपी के हम बात कर रहे थे, या और बड़ी बड़ी पार्टियों से बीजेपी ने लगातार अलायंस कर रही है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो और जगह हो। तो क्या कांग्रेस भी उस अलायंस के सिस्टम में जाएगी या अभी हम लोग अभी फिल वक्त हमारे पास ऐसा कोई जो है सोच नहीं है। हाँ, हम अकेले के बेस पे, यानी कि आप हम बहुत स्ट्रांग है। हाँ। स्ट्रांग इसलिए है कि अवाम हमारे साथ है इस वक्त, और हमें यकीन है कि अवाम का ये साथ हमारे साथ रहेगा और ये कारवान जो है आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, मैं आपके पास आ जाता हूँ श्रीनिवास साहब। देखिए, कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का जो वोट परसेंट शेयर है, हम बात करें चाहे वो विधानसभा चुनाव की हो या नगर निगम के चुनाव हुए थे, उसमें वो बढ़ा था पिछले कुछ दिनों में। क्या वाकई जो इस बार जो लोकसभा के लिए जो आपने टारगेट रखा है वो अचीव कर पाएंगे कांग्रेस के यहाँ पर सरकार में रहते हुए? क्योंकि कहीं ना कहीं अब बीएसपी और बीआरएस का गठबंधन भी आपको परेशान करने वाला है। देखिए, ये इलेक्शन हम लड़ रहे हैं मोदी जी की गारंटियों पे। ठीक है, और उन्होंने जो गारंटियां बाकी जगह पे इम्प्लीमेंट करा है, मैं प्योर एंड प्योर डेटा पे जाऊंगा। ठीक है, बाकी स्टेट्स में जो गया है और जो उनकी एक खास एक ट्रेडमार्क है मोदी जी का, उनकी गारंटी। हाँ, उनकी गारंटी। हाँ। और ये बोलते हैं जब मैं किसी चीज का नींव रखता हूँ मैं ही फीता काटता हूँ, और वो होता है। जैसे वो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्यूब टनल जो अभी अरुणाचल प्रदेश में जो आपने देखा है तवांग का, उन्होंने नींव डाली थी और उन्होंने फीता काटा। देखिए, एक मिनट मोदी जी की जो गारंटी है, बदतरीन गारंटी ये है कि हम अगले 5 साल तक 80 करोड़ आवाम को 5 किलो अनाज फ्री देंगे। देखिए, ऐसा पूरे वर्ल्ड में नहीं होता है कि एक प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं तुमको और 5 साल तक बेरोजगार रखूंगा। इतना लो स्टैंडर्ड डिबेट करना चाहते हैं, इतना लो स्टैंडर्ड करना चाहते हैं, गरीबों को तौहीन करना चाहते हैं, तौहीन कर रहे हैं। अरे क्योंकि इतनी विफलताओं के कारण हम सच्चाई देश आगे नहीं बढ़ा। अरे मनरेगा के कारण, परिवार के कारण, मनरेगा के बारे में इनके प्रधानमंत्री ने कहा था गांधी परिवार ऐसा कलंक है, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसा कलंक। अरे इतना बड़ा कलंक तो तुम्हारे पास है, तुम्हारा गांधी परिवार ऐसा है, वोट से तुम्हारे पास खाए, देश को तबाह करने वाले प्रधानमंत्री तुम्हारे पास खाए। अरे आज देश को आज अगर आप आईटी से फायदा उठा रहे हैं तो कांग्रेस का है, आज एम्स का फायदा उठा रहे हैं तो कांग्रेस का है। मैं आप दोनों को ही रोकना चाहूंगा। ऐसे क्या है कि हमारे दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे और थोड़ा हौश पौश हो जाएगा। मैं आप अपनी बात पूरी कर दीजिए, मैं शुजात साहब के पास जाऊंगा। और देखिए, मसला क्या है, मैं अगर वो गारंटी की उसकी बात कर रहे हैं तो वाकई वो गारंटी आपकी वैन पर दिखाई जा रही है, तो इसलिए सवाल तो आपसे बनता है श्रीनिवास साहब। गारंटी हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं। हाँ, हम गारंटी इंप्लीमेंट, लेकिन अगले 5 साल के लिए भी यही कहना श्रीनिवास साहब? देखिए, आपका सिलेंडर गरीबों का, प्रधानमंत्री आपका आवास योजना, ये हम बिना किसी धर्म या जात के भेदभाव में दे रहे हैं।
अभी सोलार का जो आ रहा है, जो आपको सोलार की जो इलेक्ट्रिसिटी गारंटी है, हाँ। 1 करोड़ घरों का, हाँ। हम क्या उसमें क्या धर्म या जात देख रहे हैं? एक मिनट नहीं, 2000 मैं आ रहा हूँ, मैं शुजात ऐसा ही बोल रहा हूँ, मैं शुजात ऐसा ही बोल रहा मैं बोल रहा हूँ, हूँ। मैं चीख नहीं रहा हूँ। नहीं, 2022 में आप बीच में आपने डाल रहे ये हैं। कहा आप मैं- बीच में कि डाल हम रहे हैं। पूरे आप बीच पूरी में डाल आबादी रहे हैं। को मकान देंगे हाँ। 2022 तक। हाँ 2014 में ये कितने स्टेटमेंट था। मकान दिए बताइए। देखिए, ठीक है, हाँ। अगर तेलंगाना में बीआरएस की गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया तो वो हमारी गलती नहीं, हमने पूरा फंड दिया है। तेलंगाना की बात नहीं कर रहा हूं किशन मैं। रेड्डी साहब ने पूरा दिखा चुके हैं, पूरा दिखा चुके कितना तेलंगाना को फंड आया है, वो हम सब हमने पूरा जग जाहिर कर दिया है। अगर ये हमें कोसते रहे तो कोई मतलब नहीं है। तेलंगाना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे देश में आपने कहा कि 2022 तक लोगों को मकान मिल जाएंगे। कितने मकान आपने देखिए, लिए? इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में टारगेट रखते हैं। टारगेट सब- बताइए ना, 2022, एक मिनट, 23 और कभी 24 आ आपको- गया। कभी हाँ। 70% होता है, कभी 80% होता है, एक टारगेट होता है। मोदी की गारंटी की बात कर रहा हूं मोदी की मैं। गारंटी है, मोदी ने हर किसी गारंटी को मिल दी। रहा है, जिसे अप्लाई किया है। मोदी ने अब गारंटी दी 2 करोड़ लोगों को हर साल एम्प्लॉयमेंट देंगे। कहाँ है? अब 2 साल में कितने हो जाए, 10 साल में कितने होने चाहिए? ईपीएफ डेटा में जाएंगे। ईपीएफ डेटा छोड़ो एक यार, मिनट, एक मिनट एम्प्लॉयमेंट रुको, की बात करो। एक मिनट रुको। हाँ। ईपीएफ 2 करोड़ आप ही दो। आप जितना ये मुद्रा लोन्स लेते हैं, ये सब पूरे फ्लॉप है। ये देखिए, आपको पूरे- खाने को मिला नहीं है, इसमें तो फ्लॉप है। पूरे फ्लॉप है, पूरे कांग्रेस फ्लॉप। को खाने को खाने मिला को नहीं किसकी है। बाप की जागीर है क्या? हाँ, कांग्रेस मोदी को- के बाप की जागीर है, खाना खिलाएगा वो। ये तुम्हारे गांधी की आपकी जागीर है। गांधी की क्या? बिल्कुल, हमारा देश महात्मा हाँ, गांधी मैं- की वजह से अरे, आजाद हुआ अरे, और नेहरू ने इसको अरे, जो है चचा स्ट्रॉन्ग नेहरू, बनाया, हाँ, चचा भाखड़ा नेहरू, नंगल डैम बनाया, चचा नागार्जुना नेहरू सागर को डैम छोड़ गए, बनाया, अरुणाचल को छोड़ गए थे। न्यूक्लियर बम बनाया। अब थोड़ा सा तेलंगाना पे आ जाते हैं। मैं एक बार सलाउद्दीन लोधी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या उनकी बात पे कमेंट करना चाह रहे हैं आप अपना सवाल? पहले तो मैं कुछ बोलने से पहले हमारे श्रीनिवास भाई, सूफी भाई, आप दोनों की उतनी तेज आवाज मेरी नहीं है, थोड़ी मेरी आवाज कमजोर है। ठीक है, अब तो अपनी बात बराए रखें। मेहरबानी नहीं, मुझे मौका तो सबको अपना मिल रहा है मौका बात करने का, दीजिए ऐसा नहीं है। बोलने जी। का। अभी हमारे श्रीनिवास भाई मोदी की गारंटी बोले, ठीक है। हिंदुस्तान में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी परिवार, मोदी की गारंटी, मोदी की एक तस्वीर, जो डिस्ट्रिक्ट के डीएम वगैरह, कलेक्टर वगैरह, वो लोग जो है ना, इसकी क्या क्या प्रोग्राम से लोग करे, उसकी उपलब्धि बताने के लिए गाड़ियों के जरिए सारे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। ठीक है। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, जब भारतीय जनता पार्टी 1982 में फॉर्म हुई थी, उस वक्त ये कहा जाता था कि ये संघ परिवार की पार्टी है। संघ परिवार जैसे आरएसएस हुआ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वगैरह वगैरह, जितने भी संगठन हैं। लेकिन आज मोदी साहब ये खुद प्रचार कर रहे हैं पब्लिक में, मीटिंगों के अंदर, ये मोदी परिवार है। तो संघ परिवार से घट के अब मोदी परिवार पे आ गई है। और ये मोदी सरकार हुई कैसा? ये हिंदुस्तान की आप यूपीए एनडीए गवर्नमेंट बोल सकते हैं, मोदी गवर्नमेंट का कैसा हो गई है, कब कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क आया? मेरी बात पूरी होने दीजिए बराबर। ठीक है, मैं सुन आज जो है एक बीजेपी के सांसद एमपी का बयान आया कि हमको 400 सीट काफी है पार्लियामेंट कि हम संविधान को बदलने के लिए, उसका ये बयान आया। अब रही बात ऐसी, अगर आप मुगलों का जिक्र करते, अकबर द ग्रेट जब रूलिंग करता था, उसके पास 9 रत्न थे। 9 रत्न में 4 हिंदू थे, 2 ब्राह्मण थे, 2 वैश्य थे। तो आप उनका आप सेकुलरिज्म वहां से देखिए। आप यहाँ पर आज हिंदुस्तान के अंदर डिसइंटीग्रेशन चल रहा पूरा, ये 10 साल के अंदर। और 10 साल के अंदर जहाँ पर पहले 2,55,00,000 करोड़ का खर्चा था 10 साल पहले, जब मनमोहन सिंह हिंदुस्तान ये अपना हुकूमत छोड़े जब जी। आज जो है 205 लाख करोड़ रुपए का हिंदुस्तान पे कर्ज हो गया। फिर हमारी जीडीपी भी बड़ी बताते, दुनिया में तीसरा नंबर जो है ना हमारा आएगा बोल के बता रहे। जब इतना बड़ा आप जो है लॉस कर लिए और कई लाख करोड़ रुपए भगोड़ों को छोड़ दिए, उसको कोई देखने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत कैसा वन मैन, ये संघ परिवार जाके मोदी परिवार में तब्दील हो गया। ठीक है, ठीक है। और इसी तरह हाँ। अब जो है ये जो इलेक्शन आ रहा है, थोड़ा सवाल, इलेक्शन हाँ, के अंदर जैसा जी। हिंदुस्तान का 4 पहियों पे कोई भी इमारत खड़ी होती, अफसोस के साथ कहना पड़ता भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, ईडी, आईटी, सीबीआई
खुद बीजेपी का एक पिलर 4 पिलर पे खड़ी हुई है। हर किसी को जो है इन इदारों के जरिए डराकर अपनी पार्टी में ला लिया जा रहा है। इन्हें कमल छाप ड्राई क्लीन की फैक्ट्री खुल गई है ये। चलिए ठीक है, मेरा कहना है। श्रीनिवास साहब, इसमें 2-3 सवाल मिक्स हैं। एक सवाल तो सीधा तौर पर उन्होंने कहा कि भाई ये अब संघ परिवार से मोदी परिवार कैसे हो गया, पहले इसका जवाब शॉर्ट में दे दीजिए, फिर दूसरे सवाल पे मैं आऊंगा। अगर अबरार हुसैन साहब के पास। लालू जी बोले जी, मोदी जी को परिवार नहीं है। हम तो सीधा बोलते हैं, हम है मोदी साहब के परिवार। हर हिंदुस्तानी जो उनको अपना लालू जी सिर्फ मोदी जी को बोले खाली। एक मिनट उनके पर्सनल वेला। आप ये शिष्टाचार बनाइए, मैंने आपको टोका नहीं है। राइट। चलिए ठीक है। देखिए, लालू जी बोले मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। हम बोलते हैं जो मोदी जी से प्यार करते हैं और जो उनका काम देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं, यानी कि संघ परिवार अलग है। संघ परिवार अलग है। ये मेटाफर है। मेटाफर्स को आप जानते हैं, मेटाफर इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी आर द पार्ट ऑफ मोदी जी फैमिली। यानी हम मोदी जी के, वी आर मोदी जी के परिवार हैं। ठीक है। हम मोदी जी अकेले नहीं है, हम सब मोदी जी के परिवार हैं। ठीक है, हम ये बोलते हैं ठोक बजा के। ठीक है। दूसरा सवाल उनका ये था कि आपकी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं 4 पिलर पर खड़ी है। उसमें ईडी, सीबीआई, आईटी रेड्स आप बढ़वा देते हैं और चौथा तो बीजेपी है ही। और आप जिसको भी आपको अपनी सरकार में लाना होता है वो कहीं ना कहीं कमल छाप, क्या कहा था आपने, वो वॉशिंग मशीन, कमल छाप वॉशिंग मशीन या ड्राई क्लीनर्स में से वो होके आते हैं और वो साफ हो जाते हैं। देखिए, ये सब पॉलिटिकल माइलेज के लिए कोई ना कोई टर्म इजाद किया है। ये भूल जाता है कि इंदिरा गांधी जी के टाइम में जब उनका सरकार चलता था वो हर किसी का फाइल मेंटेन करती थी। अब वो कौन से छाप, वो वॉशिंग मशीन था पता नहीं उस टाइम, या धोबी घाट था वो पता नहीं। अब ये हम पे ही तंज कसो, ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं से सीखते हुए आपने इस काम को आगे बढ़ाया। उन्हीं से सीखने की बात है। जब आपका जब एक फॉर एग्जाम्पल आपको जब ईडी पूछती है भाई ये खेल क्या है, गलत क्या है, मैं भी ऐसे टैक्स पेयर अगर मैं कुछ छुपाता हूँ और ईडी मेरे से पूछती है, मैं ये थोड़ी दूसरों को गालियां देना चालू करूंगा। मैं तो पूरा क्लैरिफाई करूंगा ना। अगर आप में कोई खोट नहीं है तो क्लैरिफाई करिए। आपको मना कौन कर रहा है? ठीक है। अबरार हुसैन साहब, क्या वाकई आपको भी लगता है कि मोदी की गारंटी तेलंगाना में नाकाम रही है, या वाकई वो जो गारंटियां उन्होंने दी थी वो तेलंगाना में कामयाब रही हैं? देखिए, तेलंगाना में बिलखुसूस साउथ में बीजेपी के वो असर नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही समझदार, मिलनसार और शीर और शक्कर की तरह रहने वाले गंगा जमुना तहजीब के लोग हैं। इनकी बुनियाद नफरत फैलाने की है, तकसीम करने की है, और उसी वजह से यहाँ पे उनका असर नहीं रहा। और अब जबकि सियासी तौर पर क्योंकि साउथ काफ़ी शऊर रखता है, तो आगे भी जो है ना इस तरह के वादों पे, भरोसों पे, क्योंकि वो पूरे हिंदुस्तान का जायज़ा लेते हैं। जैसे ही देखा जाए 15 करोड़ से अगर हम 15 लाख से शुरू करें या 2 करोड़ नौकरियों से शुरू करें, ऐसे कई वादे हैं। फिर इलेक्शन के बाद ये कहा जाता है कि ये तो जुमला था, और तो इस तरह जुमलेबाजी का बिलखुसूस तेलंगाना में इसका कोई असर नहीं होगा। सवाल आप पे क्यों ना उठे अबरार हुसैन आज़ाद साहब, या आपकी पार्टी पे क्यों ना उठे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये जो है आपकी सोच और इनकी सोच बिल्कुल अलग है, आपके बकौल आपके। लेकिन जब भी हम कभी देखते हैं किसी बिल पर समर्थन करना हो या किसी को राज्यसभा पहुंचाना हो, आपकी पार्टी उसमें सबसे पहले आगे रहती है। अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों का चुनाव हुआ, आपकी पार्टी ने बीजेपी का सपोर्ट किया। हमने देखा कि कई बिल पर आपकी पार्टी ने जो है लोकसभा और राज्यसभा में समर्थन किया। फिर इस पॉलिटिक्स को आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना था जी, तो उस वक्त में हम ऐलान तौर पर जो है ना उस कैंडिडेट का सपोर्ट किए, क्योंकि वो एक एसटी समाज से आती है। ठीक है। और हम ऐसे बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को, जैसे एससी है, एसटी है और माइनॉरिटीज़ भी है, ऐसे कम्युनिटीज़ को पुश करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए हम उसमें आ गए। ऐसी कोई पॉलिसी जो जनरली तौर पर पब्लिक के लिए अच्छी होती है और उसको कोई अडॉप्ट करते हैं, तो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम तायद के तौर पर हम उसका साथ देते हैं। लेकिन उसके बेनिफिशर्स को भी देखा जाता है कि उसका बेनिफिशियर कौन है। तो इसी तरह इस तरह की पॉलिसियों पे हम जो है ना हमेशा सपोर्ट किए। ठीक है। लेकिन शुजात साहब, मैं आपके पास आता हूँ। देखिए, एक पॉलिसी होती है किसी भी एक पार्टी को लेकर,
और मैंने जैसे अबरार हुसैन आज़ाद से साहब से सवाल पूछा, आप तो उस पॉलिसी के हिसाब से हमेशा बीजेपी के उलट रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ तेलंगाना में बात करें तो तेलंगाना में साउथ में क्यों बीजेपी का वो असर नहीं देखने को मिलता जो नॉर्थ में मिलता है? जैसे आपने शुरुआत में, मैंने जब आपसे सवाल किया था तो आपने जवाब दिया था कि तेलंगाना ही समेत, तेलंगाना ही नहीं साउथ की कई सीटों पर, कई जगह पर खाता भी नहीं खोल पाएगी। ये क्यों लगता है आपको कि खाता भी नहीं खोल पाएगी बीजेपी, जबकि ऑलरेडी उसके जो है कई जो है लोकसभा मेंबर हैं यहाँ से? बीजेपी ने जो जहर फैलाया कम्युनलिज्म का, उसका बहुत बड़ा असर नॉर्थ पे हुआ, साउथ में ना हुआ और ना होगा, क्योंकि यहाँ की सोच टोटली अलग है। यहाँ पर जो है हम सब मिलकर रहते हैं, एक साथ खाते हैं पीते हैं, हमारे पास एक दूसरे के खान पान पर तनकीद नहीं होती, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो वो जो मोहब्बत है आपस की, वो बहुत बड़ी दौलत है साउथ की। इस वजह से बीजेपी यहाँ पनपरी नहीं है, और बीजेपी अगले 50 साल तक भी यहाँ नहीं पनपेगी। कि लेकिन क्या ये यही जो प्यार मोहब्बत का है ये वोटर में तब्दील हो पाएगा आपके लिए, कांग्रेस के लिए यहाँ से? डेफिनेटली वोट में तब्दील होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा वोट की सियासत में बहुत कम जाती है। कांग्रेस पार्टी के पास मुल्क की जो अहमियत है, मुल्क की जो अजमत है, उसकी बड़ी अहमियत होती है। इनके पास क्या होता है कि मुल्क की ऐसी की तैसी इलेक्शन जीत जाए तो काफ़ी है। अगर कोई जो है कांस्टेबल नमाज पढ़ने वालों को लात मार देता है तो ये लोग जो है बजाय उस कमीने की जो है उसको मजम्मत करने के ये कहते हैं कि परमिशन लिया था कि नहीं लिया था। अरे सड़क पर नमाज कौन पढ़ता है भाई? जब मस्जिद में जगह नहीं होती तो लोग थोड़ा सा बाहर आके नमाज पढ़ लेते हैं। यात्रा में भी ऐसा होता है, वो कई जुलूस निकलते हैं सड़कों पे, नेशनल हाईवेज पे खास तौर पे निकाले जाते हैं। अगर कोई नमाज पढ़ता है, ईश्वर से कनेक्ट होता है, तो हिंदुइज्म की बात करने वाली पार्टी ईश्वर को मानने वाले लोगों को लात मारती है। ये कितनी शर्म की बात है। तो ये जो सोच है नॉर्थ की, हमारे पास नहीं है, और बहुत जल्दी नॉर्थ में भी मोहब्बत का दौरा होगा, वहां पर भी चेंज आएगा, और इसी इलेक्शन में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। ये मोदी एक इंडिविजुअल है, मोदी को ये लोग भगवान बना रहे हैं, जो हिंदू भाइयों के लिए भी अच्छी बात नहीं है। इंसान भगवान नहीं हो सकता। एक इंसान अच्छे काम करके इज्जत पा सकता है, लेकिन इंसान भगवान नहीं होता। इस चीज को समझना है, और ये चीज जो है नॉर्थ के जो गरीब लोग हैं, जिनको जो है 5 किलो चावल देकर बहलाया जा रहा है, वो भी महसूस कर रहे हैं कि उनको बदलना चाहिए अपनी तकदीर। वो अपनी तकदीर बदलने के लिए कमर बस्ता हो चुके हैं, और उसके अच्छे नतायज हमारे सामने बहुत जल्द आएंगे। श्रीनिवास जी, इन्होंने जो अभी एक आपत्तिजनक की बात कही है विदाउट एनी फैक्ट्स, नमाजियों को मारा जा रहा है, उन्होंने एक तरीके से एंगल से देखा है। उनके 3 वीडियोस है उसके। पहला वीडियो था आधा घंटे तक दिल्ली पुलिस हाथ जोड़ के विनती कर रही थी कि भाई यहाँ से निकलो, यहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है। माने नहीं, मारी, उन्होंने लात मारी, गलत है, सस्पेंड हो गए। थर्ड, आपको एक और बात बताता हूँ, वो जहाँ पे जो इंदरलोक मकीन जमा मस्जिद जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, 3 किलोमीटर के रेडियस में 5 मस्जिद है, ईद का मैदान है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, ये मैं किसी के भी एक रैशनल कोई भी हो, किसी धर्म का भी हो, वो यही पूछेगा। मैंने भी अपनी तफ्तीश की है कि कोई भी फ्राइडे को नमाज रोड पे नहीं पढ़ा गया। ये इलेक्शन का टाइम है, और ये माहौल बिगाड़ने का काम किसी ने किया है। और इससे क्या फायदा होगा अगर माहौल बिगड़ेगा? तो देखिए माहौल, ये देखिए हमारे खिलाफ पुलिस तो दिल्ली पुलिस तो आपके अंडर आती है, दिल्ली पुलिस साथों के साथ सांसद आपके अंडर आते हैं। दिल्ली पुलिस कोई भी एक्शन ले, हाँ, ये यही बोलेगी ना। हम ये सबसे पहले तो जो कारण है, हाँ, दिल्ली पुलिस का जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो यही बोलेंगे आपने एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन लिया है तो कोई बात नहीं है, मगर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से भी कोई ट्वीट नहीं था। हमको यही शक होता है ये किसी कोई कॉमन पीपल का बात नहीं है, किसी ने ऊपर से कहीं से ही प्लानिंग किया है टू क्रिएट डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। ठीक है, अगर कोई ऑर्डिनरी आदमी डिफेंड करता इस वाक़े को तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन एक स्पोक्स पर्सन जो है, कितनी गंदी सोच है स्पोक्स पर्सन की। सुनिए, बताइए मुझे सस्पेंड हो चुके हैं, सस्पेंड नहीं, एनएसए लगाना चाहिए था।
आप बाबरी मस्जिद को तोड़ देते हैं, कोई केस नहीं होता, बाइज्जत बरी होता है। अडवाणी भारत रत्न का अवार्ड लेता है और वो बाइज्जत बरी होता है। मस्जिद गिराना पाप नहीं है, गुनाह नहीं है, उसके ऊपर आज तक किसी को सजा नहीं हुई। क्या बात करते हैं ये लोग पूरे देश को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और ये कोई अच्छी राग क्या हकीकत है? सेक्युलर कम्युनल वही राग आलाप रहे हैं। कुछ नहीं होता इनसे, हकीकत पे बात करो। एनएसए हर चीज में लगाया क्या जाता है। नरेंद्र मोदी ने एनएसए हर चीज में नहीं लगाया जाता। क्या नरेंद्र सबसे पहले नहीं नरेंद्र एक कितने नौजवानों के खिलाफ एनएसए लगाया गया? नॉट इलेक्टेड बाय 10 जनपद। अरे छोड़ो यार, अरे जनपद तुम छोड़ो ना। हमने जिताया, तुमने जिताया, जनपद की बात क्या कर रहे हो? इलेक्शन में अवाम जिताती है, अवाम के वोटों से जीतने वाला व्यक्ति अवाम पर जुल्म करता है, लिबास की बात करता है। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को कहते हैं। तो ये कोई किरदार मोदी ने मजम्मत क्यों नहीं की उसकी? उसको मिनिस्ट्री में से निकाला क्यों? मोदी ने कहा नहीं है, उसको मिनिस्ट्री में से निकाला क्यों? गलत बात कर रहे हैं। मोदी ने कब? मोदी ने ये कहा कि लिबास से ही मालूम होता है कि कौन मजहब का है। गलत बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हो यार? पूरी क्या ट्विस्ट कर रहे हैं? अच्छा एंकर साहब बताइए, बोले कि नहीं बोला? ट्विस्ट कर रहे हैं, बात को ट्विस्ट कर रहे हैं। ट्विस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, इसको मेटाफर कहते हैं इंग्लिश में। और ये अरे छोड़ो यार, छोड़ो यार, तो मुल्क को तबाह करना छोड़ो और बात करना छोड़ो। देश को बचाओ। 1947 से बर्बाद कर दिया। देश को बचाओ यार। सलाउद्दीन लोधी साहब जी मोनिस भाई, श्रीनिवास साहब, सूफी साहब, आजाद साहब, चूंकि अब इलेक्शन आने का टाइम है, इलेक्शन का नोटिफिकेशन करीब आने कभी वाला भी है। बिल्कुल भी हो सकता है जी। ये बात बड़े अफसोस की बात है, जैसा मेरे बड़े भाई श्रीनिवास भाई ने कहा कि कोई प्लान था दिल्ली में ये मस्जिद नमाजियों के लिए जो भी हुआ ये गए। तो मैं ये बताता हूँ, अभी हालिया अरसे में हिंदुस्तान में ऐसी 10 फिल्में उसमें से कुछ रिलीज हो गई, जैसे कश्मीरी फाइल हो गई, ठीक है, केरला फाइल्स हो गई, केरला फाइल हो गई, ऐसा अभी और कुछ रिलीज होने वाले हैं, जैसा तेलंगाना के बेस पे समझो रजाकार, उसी तरह गुजरात गोधरा साबरमती की फिल्म की रिलीज हो रही है। ये सीधा इस्लामो माफिया का जो है ना ये एजेंडा है ये। अब अगर मोदी सरकार या मोदी जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो क्या सेंसर बोर्ड के अंदर पूरी सेंसर बोर्ड की जो कमेटी है, जो बोर्ड है, वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से ही नॉमिनी करा हुआ है वो। तो ये इस तरह की फिल्म अगर रिलीज हो रही है जिससे सिर्फ और सिर्फ नफरत ही फैलेगी, तो क्या इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए या नहीं चाहिए? राष्ट्रवाद का तड़का जो अब लगाना चाहते हैं तो क्या ये इसके ज़रिए लगाएंगे कि गुजरात के साबरमती रेल के अंदर इस तरीके से ये हुआ था, यह रजाकार के दौर में जो है हिंदुओं को जो है मारा गया, लूटा गया, जो भी है। तो क्या ये राष्ट्रवाद क्या एक सरपरस्त है, जैसा हमारे सीएम बड़े भाई बोले, क्या बड़े भाई का ये रोल है कि जो है इस तरह के फिल्मों की इजाज़त दी जाए या बना जाए? बल्कि बड़े भाई का तो ये काम था सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का, कि राष्ट्रवाद के ऊपर फिल्म बनती जहाँ 4 हीरो थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ना के जो है ना एक तरफा जो है प्रोपोगंडा करके 80-20 वाला गेम खेला जा रहा है, उसके लिए हवा प्रमोट करी जाए। तो ये चीज़ के ऊपर मैं यहाँ से मोदी जी को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ और श्रीनिवास साहब को भी ये मैं इल्तिजा करता हूँ कि आप भी ये मैसेज को आम करें कि नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर फिल्मी बनाई जाए, डी इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस मेरी आपसे यही दरखास्त है। ठीक है, मैं शुजा साहब आपका भी इससे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं इससे रिलेटेड, फिर मैं श्रीनिवास साहब से जवाब ले लूंगा। अबरार हुसैन आज़ाद साहब बहुत देर से बैठे हैं, बड़े मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, मेरी दुआ है कि ये मुल्क अमन का गहवारा बने, यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो लोगों को, ज़हनी तौर पर, मज़हब के नाम पर, ज़बान के नाम पर, इलाके के नाम पर। हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क है, उसकी अजमत को बरकरार रखा जाए, यही मेरी अपील है। ठीक है, श्रीनिवास साहब जवाब दे सकते हैं आप, फिर मैं अबरार हुसैन आज़ाद साहब के पास जाऊँगा। जी देखिए, कश्मीर फाइल्स की बात की है हमारे अजीज दोस्त जो बीआरएस के स्पोक्सपर्सन हैं जी, सलाउद्दीन लोधी साहब। हाँ, सलाउद्दीन लोधी साहब, वो तो हकीकत है। कश्मीर में जो हुआ हकीकत है, उसको हम कारपेट की चीजें डाल सकते हैं?
केरला फाइल्स का भी हकीकत है, जो पकड़ी गई तालिबान के गवर्नमेंट ने पकड़ा, उनको जेल में डाला। लेकिन जो फिल्मों में बताया गया था उससे काफी अलग चीजें थी। उसमें लिखा है ना, उसमें वो डिस्क्लेमर तो आता है ना सर, डिस्क्लेमर तो आता है ना, उसमें कई लाख बताया था, बाद में उसने कहा कि नहीं सिर्फ 100 वाकया हो फिर बीच में बोलते हैं, मेरे को बोलने की मौका ठीक है नहीं ठीक है, आप देते। जल्दी से मैं अदब से सबकी बात क्योंकि सुन रहा हूं। अब मेरे पास वक्त की कमी है इस वक्त। आप अपनी बात को बहुत जल्दी पूरा कर लें। मैं आ रहा हूँ। देखिए, जितने भी फिल्म्स हो रहे हैं, सेंसर बोर्ड भी है, वो सेंसर बोर्ड जो करती है, और ऊपर से बहुत सारे सेंसर कांग्रेस के गवर्नमेंट में इमरजेंसी के टाइम में बहुत हुआ, लोगों को सेंसर कर दिया गया, लोगों को घर बिठा दिया गया, वित्तीय आर्टिस्ट, इवन किशोर कुमार को भी इमरजेंसी के टाइम में। अब इसको निकालने जाए तो बहुत सारे, हर जगह से बहुत सारी चीज़ें निकलती है। ठीक है, अबरार हुसैन आज़ाद साहब, डिबेट थी तेलंगाना पे, लेकिन मुद्दा कहीं ना कहीं नेशनल तक भी पहुंच गया। नेशनल इंटीग्रिटी पे भी आ गया। हाँ, तो अब मैं एक बार फिर से आपके पास आ जाता हूँ। क्या अब जो है बीआरएस के साथ मिलकर जब आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो क्या वाकई आपकी तरफ से भी कुछ ऐसे उम्मीदवार देखने को मिलेंगे जो खासकर माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हों? दूसरा, क्या हैदराबाद में भी आपका कोई उम्मीदवार पार्टी उतार सकती है, या बीआरएस को आप यहाँ पर मौका देंगे? और क्या वाकई आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद चुनाव लड़ेंगे एक बार फिर से? क्योंकि सिरपुर कागज नगर की सीट से जब वो लड़े थे तो दूसरे नंबर पे रहे थे, तो कहीं ना कहीं वोटों के एतबार से इस बार क्या वो सीट मांगी जा सकती है? अभी काफ़ी देर से इस डिबेट का हिस्सा था, मैं उसमें से कुछ अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ूंगा। नेशनल इंटीग्रिटी की और फिल्मों की बात हुई जी, तो जहाँ तक हम जानते थे कि फिल्में ऐसी बनती थी तो उनको जहाँ पे देशभक्ति को प्रमोट किया जाता था तो उनको टैक्स फ्री किया जाता था। तो इस बात का माहौल बनाया जाता था कि आपस में जो है ना इत्तेहाद बढ़े। और रही बात, आप शुजा साहब से एक सवाल किए थे कि भाई क्या बुनियाद पे आप साउथ में बीजेपी का खाता नहीं खोलेंगे बल्कि आप बोलना चाह रहे हैं, तो उसी लहर में उसमें मैं एक जवाब दूंगा कि मेरा ये ख्याल है कि जो बीजेपी की खुसूसियत है नफरत फैलाना, शरंगेजी करना, तो वो जमीन उनके लिए ये बंजर रही, जरखेज नहीं रही जैसा नॉर्थ इंडिया में रही। तो इसके लिए उनका यहाँ पौधा फला नहीं, फूला नहीं, और वो आगे भी जो है ना जो थोड़ा बहुत जिसको पानी मिला था वो भी सूख जाएगा। और यहाँ पे तेलंगाना में, बिलखुसूस साउथ में, उसके लिए माहौल इसलिए नहीं है कि यहाँ पे लोगों में आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत है और वो ऐसे बढ़ते रहेगा। और रही बात आपकी कि हम सीट शेयरिंग कैसा करेंगे, इसके लिए अभी बातचीत जारी है, क्योंकि देखिए अभी 17 ही सीटें हैं तेलंगाना में जी। अब 17 सीटों में एक रूलिंग पार्टी जो पास्ट में वो रूलर रही और उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर रही, तो हम वो कैलकुलेशन में तो हम नहीं जाएंगे। हमको भी माहौल का अंदाज़ा है, हम बहुत ही मतलब सुलझे हुए अंदाज में हम जाएंगे। देखिए, एतमाद पाने के लिए कुर्बानियाँ भी देना पड़ता है। हम हमेशा डिमांड और कंडीशंस पे ही नहीं चल सकते, तो लिहाजा अभी हम कंप्रोमाइज वे में चलेंगे, देखते हैं आगे बातचीत किस रुख में जाती है। नहीं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि खुद जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। नहीं, देखिए अभी हमारे पास अगर इस वक्त में फिलहाल मौजूदा हालात में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें जो लीडरशिप की शक्ल के तौर पे अगर एक कोई मजबूत कैंडिडेट है तो डॉक्टर आर एस परवीन कुमार हैं, तो डेफिनेटली वो कॉन्टेस्ट करेंगे। और भी दीगर लीडर्स भी हैं। कितने बीआरएस और बीएसपी गठबंधन की कितनी सीटें आप कम से कम? अभी हमारी क्लियरिटी नहीं हुई है। आप जीतने की कितनी उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि बीआरएस आपके गठबंधन में है, तो बीआरएस और बीएसपी मिला के क्या लगता है कि 17 में से कम कितना आंकड़ा आप छुपाएंगे? अभी जो है डिवीजन ऑफ सीट्स पहले हो जाएंगे, फिर हम उसकी ठीक है। सलाउद्दीन लोधी साहब शायद इस चीज को क्लियर कर दें। सलाउद्दीन लोधी साहब, कितनी सीटें कम से कम? सिर्फ डबल फिगर में आएंगे हम। सिर्फ डबल फिगर में? तो ये फिर सिर्फ नहीं रहा ना, ये बड़ा मामला हो गया। ये फिर सिर्फ नहीं रहा, ओनली डबल डिजिट। हमारा वो अगर आप ऐसे कहते कि ओनली 1 सीट 2 सीट, तो सिर्फ वाला मामला समझ में आता था। नहीं, डबल डिजिट में आएंगे मेरा मतलब है। ठीक है। कांग्रेस कितनी सीटों की कम से कम उम्मीद कर रही है तेलंगाना में? और मैं आपसे अब साउथ का भी आपसे वो पूछने वाला हूँ। रीज़न ये है कि आपने पूरे साउथ का जिक्र किया था, तेलंगाना में आप कितनी सीटें लेके आने वाले हैं और साउथ से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम तेलंगाना में कम से कम 14 सीटें जीतेंगे। ठीक है। और कर्नाटक में 20 के ऊपर जाएंगे। केरला में हमारा जो अलायंस है इंडिया का, वो 20 की 20 सीटें जीतेगा। और तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, वो सारे के सारे 39 सीट्स हमें मिलेंगे। लेकिन ममता बनर्जी तो आपके लिए मुसीबत पैदा कर रही है। हम आंध्र प्रदेश में उतने स्ट्रांग नहीं हैं। ठीक है। और रहा सवाल ममता बनर्जी का, तो मैंने आपसे कहा है कि ममता बनर्जी
हमारे गठबंधन का हिस्सा है। हाँ। चुनाव वो अकेले लड़ने का ऐलान कर रही हैं, लेकिन अभी बहुत दिन बाकी हैं। आगे देखिए, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, लेकिन यूसुफ पठान का उतार देना अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ, वो तो आपके नहीं, देखिए हर पार्टी को इख्तियार है यार अपने उम्मीदवार को कॉन्टेस्ट करवाने का। तो अब किसको वापस होने के लिए कहेंगे, क्योंकि 42 सीटों का तो वो कर चुके हैं ऐलान। नहीं, वो तो सारी बातें होंगी ना, आगे 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 देखिए। ऐसा है कि कोई भी चीज़ सियासत में खत्म ही नहीं होती। ठीक है, हाँ ठीक है। श्रीनिवास साहब, आप भी अपना क्लियर कर दीजिए कि वो तो कह रहे हैं कि देखिए आप जो है साउथ में भी बहुत ज़्यादा खाता नहीं खोल पाएंगे, तो तेलंगाना में तो वो कम से कम 13 सीटों की उम्मीद कर रहे हैं, फिर बीआरएस भी कुछ सीटें इसमें उम्मीद करेगी अपनी तरफ से। मैं एक ही चीज़ पे टिका हूँ। ठीक है, सोचने पे जीएसटी थोड़ी लगता, कुछ भी सोचो। 5 से 10 मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। वो तो आप भी, आपके लिए भी जीएसटी फ्री है। नहीं, 5 से 10 लास्ट टाइम भी बोला था, क्योंकि मैं रियलिस्टिक में बोल रहा हूँ। ठीक है, रियलिस्टिक बोल रहा हूँ। 25 एंड अबोव हमारा कर्नाटका में है, तमिलनाडु एंड केरला आपको सरप्राइज मिलेगा जरूर। ठीक है। और तेलंगाना में क्या? मैं बोला 5 से 10। लास्ट टाइम भी मैंने आपको, लास्ट टाइम भी बड़े ईमानदारी से बोलता हूँ, 5 से 10 आएगा। चलिए, ठीक है। अब बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सलाउद्दीन लोधी साहब, अबरार साहब, हमारे शुजाउत साहब और श्रीनिवास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्दी चर्चा रही, लेकिन थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए भटके थे, लेकिन तेलंगाना पे वापस आ गए। और तेलंगाना भटके नहीं थे, जज्बात का इजहार होता है। जज्बात का इजहार था, और मैंने भी उसकी पूरी आज़ादी दी आप सभी को अपनी अपनी बातें रखने की। भटकते नहीं, अगर भटकते होते तो डिस्कशन में नहीं आते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इसमें शामिल होने के लिए। कहीं ना कहीं तेलंगाना को लेकर जो है अभी बहुत चीज़ें क्लियर होनी बाकी हैं, क्योंकि कांग्रेस की भी अभी पूरी सीटों पर उम्मीदवारी नहीं आई है, और यही बीजेपी के लिए भी है और यही बीआरएस और बीएसपी के लिए भी है। उम्मीद करता हूं कि बीआरएस और बीएसपी का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं सरप्राइज ना दे दे कांग्रेस और बीजेपी को, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह की भी चीज़ें देखने को मिल जाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी बीआरएस की तरफ से कि हम इस चुनाव में भले से ही हार गए हैं विधानसभा में, लेकिन हम लोकसभा में सरप्राइज देंगे, वो सरप्राइज देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये चीज़ें कहाँ पहुँचेंगी, जब सब गठबंधन के बीआरएस और बीएसपी गठबंधन की सभी सीटों का ऐलान हो जाएगा, नामों का क्लियर हो जाएगा। कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि 2 दिन में और जो है सभी सीटों पर ऐलान हो सकता है। बीजेपी की तरफ से भी इसी तरह की उम्मीद है। तो उसके बाद और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और अगले हफ्ते उम्मीद करता हूं कि उन सारे मुद्दों को लेकर एक बार फिर से आपके सामने हम हाजिर होंगे और मेरे गेस्ट भी हाजिर होंगे। फिलहाल अपने मेज़बान मोनिस अनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।